हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नाइट ड्राइव वीडियो के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है पिछली कुछ वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि इस आने वाली और वीडियो में भी आप यार 1K सब्सक्राइब करा दो यार दोस्तों, प्लीज़ यार। ऐसे में क्या होता है ना, मोटिवेशनल होता है। फिर अब मैंने आपको कुछ वीडियो पहले कहा था कि मैं फरवरी में, अब फरवरी तो आने ही वाला है, तो फेब में मैं पहाड़ जाऊंगा अपने गांव। तो वहाँ पे मैं जंगल एक्सप्लोर करूँगा या फिर हो सके वहाँ के जंगल में नाइट ड्राइव करूँगा। तो देखते हैं वहाँ पे कोई साइट सीन होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आजकल आपने सुना ही होगा, आपका श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लेपर्ड साइटिंग काफ़ी हो रही है। तो इसी उम्मीद में मैं भी यही सोच के जाऊंगा कि कुछ साइटिंग वगैरह हो जाए, एनिमल साइट। तो दोस्तों, हम वीडियो में पार्ट वाइज चल रहे थे, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अब हमारा अगला चल रहा था कि हम स्टोरी में पहुंचे थे कि जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे और उनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो गया था, और उनके दिमाग और जो फिज़िकल हो गया वो उससे काफ़ी थक चुके थे। और उनका कहना था कि अगर वो रुद्रप्रयाग में और रुकते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था रुद्रप्रयाग वालों को। तो ये भी हो सकता था कि अगर वो रुक जाते, तो उनका ये भी कहना था कि अगर वो रुक जाते तो शायद कोई बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन उनकी जान का खतरा बन सकता था उनको, क्योंकि वो इतना मेंटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे। तो वो फिर अपने नैनीताल वापस चले गए थे। तो थक हार के और निराश में साल 1925 का साल था, उसकी शरद ऋतु में वो जो उनके असफल प्रयास थे उस माहौल को पीछे छोड़कर चले गए थे। और साल 1926 में के वसंत का जो ऋतु का जो टाइमिंग होती है, उस दौरान वो वापस एक तरोताज़ा और उम्मीद से भरे वापस से रुद्रप्रयाग में उस मैन ईटर को ख़त्म करने के लिए वापस साल 1926 में वापस आ गए थे। अब मैन ईटर की तलाश में जिम कॉर्बेट गढ़वाल की इस यात्रा के लिए कोटद्वार से रेलगाड़ी से और फिर वहाँ से पैदल यात्रा करके आ गए थे। अब इस तरह उन्होंने यात्रा किया, जो उनका जो ट्रैवलिंग का जो ड्यूरेशन था जिम कॉर्बेट ने उसके 8 दिन बचा लिए थे। अब वहीं से पौड़ी से भी आइबर्सन जिम कॉर्बेट के साथ जुड़ गए थे और रुद्रप्रयाग आ गए। अब जिम कॉर्बेट का कहना था कि जब वो जिम कॉर्बेट गढ़वाल में नहीं थे, उनकी अब्सेंस के दौरान मैन ईटर ने वहाँ रुद्रप्रयाग गढ़वाल में करीब 10 इंसानों को अपना शिकार बनाया था। और इन 3 महीनों में, यानी कि जो ये 3 महीने का दौरान था 1925 के जो एंड में गए थे, तो इस 3 महीने के दौरान आतंक के साए में यहाँ के लोग जी रहे थे। अब किसी भी निवासी ने बाघ को मारने का प्रयास नहीं किया था जिस दौरान वो अब्सेंस थे। तो किसी ने भी या फिर वहाँ पे कोई इस तरीके का कोई आया होगा बंदूकची जो उसको मार सके, तो किसी ने भी इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया था। अब जिम कॉर्बेट इन जितने भी 10 मारे गए हुए लोग थे, इनमें से उनका कहना था कि जो इसका जो आखिरी शिकार था, इनके अब्सेंस में जो आखिरी शिकार हुआ था वो एक छोटे लड़के का था। अब जो उनके रुद्रप्रयाग पहुँचने से सिर्फ 2 दिन पहले एक अलकनंदा के बाएं किनारे पर मारा गया था वो जो छोटा लड़का था। अब जिम कॉर्बेट इस शिकार की खबर को इस शिकार की खबर मिली, तो जब जिम कॉर्बेट पौड़ी में थे उस दौरान ही जिम कॉर्बेट का इसका तार मिल गया था। तार बोले तो उस टाइम जो डाक वगैरह होती थी उसे ही तार बोलते थे, जैसे कोई चिट्ठी वगैरह भेजनी है, ये तो सबको पता होता ही है। अब जैसे ही जिम कॉर्बेट को ये चिट्ठी मिली, तो उनसे जितना जल्दी हो सका वो वहाँ के लिए निकल चुके थे रुद्रप्रयाग के लिए। अब जैसे वो रुद्रप्रयाग में पहुँचे, तो जो उनका जो बंगला था, डाक बंगला, वहाँ पे वो पटवारी उनका इंतज़ार कर रहा था। अब पटवारी ने उनको जो जानकारी दी उससे जिम कॉर्बेट को बहुत ज़्यादा निराशा हुई, क्योंकि तेंदुए ने अपना शिकार जो छोटा लड़का था जिसका आखिरी शिकार था, वो उसने पिछली से पहले वाली रात को पूरा खा दिया था। अब इसके जो पार्ट वगैरह जो अवशेष थे वो बचे नहीं थे। अब जितने बचे थे उस पर जिम कॉर्बेट लोग रात को उस पर बैठकर उस पर चौकसी नहीं कर सकते थे, या उसको एज अ बेड यूज़ नहीं कर सकते थे। तो
लड़का था जिसका शिकार हुआ था, ये रुद्रप्रयाग से 4 मील दूर एक गांव में आधी रात को मारा गया था। अब जिम कौड़ कह रहे हैं कि जिम कौड़ का कहना था कि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इसका खाना खाने, इस छोटे लड़के का भोजन करने के बाद ये जो तेंदुआ उसने नदी पार की होगी। अब इन जिम कौड़ और आइबर्सन ने पहुंचते ही दोनों पुलों को बंद करने का काम शुरू कर दिया था। अब सर्दियों का टाइम था उस टाइम। अब सर्दियों के दौरान आइबर्सन ने उस पूरे इलाके में जिसमें मैन ईटर घूम रहा था, वहाँ पर एक ऐसा सटीक एक सूचना तंत्र ऐसा बनाया कि उसने जिम आइबर्सन ने वहाँ बहुत सारे खबरी रख दिए। अब अगर इस इलाके में, अगर जिम कौड़ कहना था, अगर इस वाले इलाके में या फिर कोई कुत्ता या फिर कोई बकरी या फिर कोई गाय या फिर कोई इंसान हो, अगर इनको कोई मारा गया है या मारा जाता है, और या फिर किसी के दरवाजे पे किसी तेंदुए के पंजों के निशान जो उसने खोलेगा ट्राई किया होगा, अगर उसके निशान पाए जाते हैं, तो जो ये जितने भी समाचार तंत्र में जुड़े हुए जो लोग थे वो तुरंत उनको ये जानकारी दे सकते थे कि कौन से इलाके में किस तरीके की वारदात हुई है। अब इस प्रकार से जितने भी ये सूचना तंत्र इन्होंने बनाया था, इस हिसाब से जिम कॉर्बेट और आइबर्सन उस मैन ईटर के लगातार उसके कांटेक्ट में थे। अब इनके पास मैन ईटर द्वारा कई हमलों के सैकड़ों अफवाहें पहुंचती थी। अब क्योंकि जिस क्षेत्र में ये मैन ईटर घूम रहा था और वहाँ के लोग हर एक कोई सी भी परछाई हो या फिर रात को कोई सी भी आवाज़ आती थी, तो या उसका कोई भी साउंड होता था, इस साउंड को वो मैन ईटर की आहट से जो मैन ईटर की आहट होती थी या मैन ईटर का जो वारदात करने का टाइमिंग होता था, कोई सी भी इस तरीके की कोई भी हरकत होती थी, तो ये गांव वाले लोग इसे मैन ईटर के साथ इस बात को जोड़ देते थे। मैन ईटर के साथ ये वाली हरकतें जोड़ देते थे कि भाई ये मैन ईटर ही है, इस तरीके की हरकतें कर रहा। अब ऐसी अफवाह एक इंसान के बारे में भी आई थी। अब जिम कौड़ कह रहे हैं कि उसका नाम था गलतू। अब गलतू रुद्रप्रयाग से 7 मील दूर अलकनंदा के दाएं किनारे एक कुंडे गांव का रहने वाला निवासी था। अब वो शाम को अपने गांव से 1 मील दूर अपने एक छप्पर में रहने लगा। जो उनका जो छप्पर था, बेसिकली आपने देखा होगा कि अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ के लोग छप्पर लगा के, जो शेल्टर होता है मैन मेड होता है, वो भी मकान में मैन मेड होता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी टाइप का होता है। तो इस तरीके के छप्पर का शेल्टर बना के रहने के लिए गया था। अब लेकिन जब वो दूसरी सुबह उसका जब बेटा पहुंचा उस गलतू का, तो उसने तो वहाँ पर देखा कि जो उसके पिताजी ने जो उसके पिताजी थे, उसके पिताजी का जो कंबल है वो आधा छप्पर के अंदर था और आधा छप्पर के बाहर था। अब जो उसके नज़दीक की ज़मीन थी उस पर कुछ घसीटने के निशान भी थे और उसके पास मैन ईटर के पंजों के निशान थे। अब गांव आकर उसने शोर मचाया, उसके बच्चे ने, उसके बेटे ने, कि उसके पिताजी को मैन ईटर लेकर चले गए। अब उसका बेटा और गांव वाले कुछ लोग उस गलतू के उस शिकार को, जो उसका मैन ईटर ने जो शिकार किया था, उसके मृत शरीर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब जो उनमें से जो उन्होंने सूचना तंत्र बनाया था, उनमें से 4 लोग जिम कॉर्बेट जहां वो उस मैन ईटर के इलाके में घूम रहे थे उसको ढूंढने के लिए, तो वहां पहुंच गए जहां जिम कॉर्बेट आइबर्सन थे। अब जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने सारी घटना बताई कि भाई ऐसी वाली बात हो गई है, एक लड़के के पिता को मैन ईटर लेकर चले गए। अब आइबर्सन और जिम कॉर्बेट मैन ईटर की तलाश में नदी के बाएं किनारे एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अब जैसे ही, अब क्योंकि ये लोग मान रहे थे कि तेंदुआ, जो आइबर्सन है, जिम कॉर्बेट, ये लोग मान रहे थे कि जो मैन ईटर है वो इनकी तरफ ही है। अब इस अफवाह में कोई दम नहीं था कि कोई ये जो इसके पिता के मरने की खबर आई है ये सही है। अब आइबर्सन ने उन 4 आदमियों के साथ पटवारी को कुंडा गांव में भेज दिया। अब ये भी कहा उनसे कि पटवारी इस वारदात की तहकीकात खुद ही कर ले, क्योंकि उन लोगों को इस बात पे कोई वो नहीं आ रहा था, विश्वास नहीं आ रहा था कि शायद ये मैन ईटर ने किया है। क्योंकि जिम कॉर्बेट आइबर्सन जिस एरिया में
उस मैनेटर को ढूंढ रहे थे। उनका कहना था कि मैनेटर इस एरिया में है और जहाँ से ये लोग खबर लेके आए हैं ये खबर अफवाह है। तो अब अगली शाम इनको पटवारी की रिपोर्ट मिली और साथ में छप्पर के दरवाजे पर जो उस तेंदुए के पंजे के मैनेटर तेंदुए के जो मैनेटर लेपर्ड था उसके पंजों के जो निशान थे उसकी कुछ फ़ोटोज़। अब फ़ोटोज़ उस दौरान आपने देखा होगा, ये साल 1926 की बात है, तो उस दौरान की फ़ोटो किस तरीके रही होंगी। अब इस रिपोर्ट में उनको बताया गया कि आसपास के जो क्षेत्र में उनमें से 200 आदमियों के साथ पूरे दिन की खोज के बावजूद जो उसके गलतू था, जो उसके पिता थे, उसका कोई भी पता लगा नहीं पाया और खोज जारी है। अब जो फ़ोटोज़ भेजी थी उसने पग मार्क की, उसमें 6 गोल घेरे बने थे। अब जो सबसे अंदर का जो गोला था वो एक प्लेट के बराबर था और उसके जो बाहर के 5 गोले थे वो बराबर दूरी पर बने थे, अब जिनका आकार चाय के कप के बराबर था। अब सभी गोले एक प्रकार से बनाए गए थे। अब 5 दिन बाद जब आइवर्सन और जिम कॉर्बेट पुल के ऊपर मचान पर बैठने के लिए जा रहे थे तो तभी एक जुलूस बंगले पर आया। अब जिसके आगे आगे एक आदमी गुस्से से चिल्लाकर चल रहा था। अब वो जो गुस्से से जो चिल्ला रहा था वो एक्चुअली में गलतू ही था। अब उसने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया था कि वहाँ के लोग उसे गिरफ्तार करके रुद्रप्रयाग ले जा रहे थे। अब ये चिल्लाने वाला व्यक्ति जो गलतू था, जब उसे जिम कॉर्बेट आइवर्सन ने शांत कर लिया तो उस गलतू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि जिस रात मैनेटर ने, जो ये गांव वाले बोल रहे हैं कि मैनेटर ने उसे खा दिया है, उस रात को वो अपने घर से बाहर निकल ही रहा था और उसका बेटा निकल ही रहा था और उसका जो बेटा पहुंचा और उसने बताया कि 100 रुपये में उस दौरान के 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसके बेटे ने उस गलतू से कहा था कि एक आदमी को उसने 100 रुपये में एक आदमी से उसने 100 रुपये की जो बैल होते हैं उसकी जोड़ी खरीद ली है। अब गलतू का कहना था कि उस बैल जिससे इसने ये बैल खरीदे हैं उसे 70 रुपये से ज़्यादा नहीं देने चाहिए थे। अब पैसे की इस बर्बादी से वो गलतू जो था वो नाराज़ हो गया। अब जिस रात को छप्पर में वो सोने के बाद सुबह जल्दी उठकर उसी गांव से 10 मील दूर अपनी बेटी के ससुराल चला गया था। अब सुबह जब अपने गांव लौटा तो पटवारी उसे गिरफ्तार कर रहे थे, वो ऐसा कह रहा है। अब वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना चाहता था। अब परिस्थितियों को जो परिस्थितियाँ थी उसका जो मजाक को समझने में उसे थोड़ा समय लगा। जो परिस्थितियाँ ने उसके साथ जो मजाक किया था उस गलतू को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब जैसे ही सारे लोग इस बात को लेके हंस रहे थे कि यार वाकई में यार इस तरीके की कोई हरकत हुई है, अब सारे भीड़ वाले जितने भी लोग थे वो सब हंस रहे थे। अब उनको देख के इस गलतू को भी हंसी आ गई कि भाई तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मेरे को मैनेटर लेपर्ड उठा के लेके चले गए। अब शायद ये सोच करके पटवारी जैसा, अब जिम कॉर्बेट का कहना है कि पटवारी जैसे एक इम्पोर्टेंट आदमी 200 और उसके जो दोस्त 5 दिन तक उसकी बेटियों को ढूंढते रहे, जबकि वो खुद 10 मील दूर एक गांव में आराम फरमा रहा था। ये कैसे हो सकता था? अब आइवर्सन इस बात के पक्ष में नहीं थे कि रुद्रप्रयाग के पुल पर तेज हवा में रात गुजारी जाए। अब जो उनके साथ उनके पास लकड़ी और बड़े जो लकड़ी काटने वाले और उसके जैसे जो होते हैं वो उनके पास थे। इसलिए उसने जिम आइवर्सन ने बुर्ज की मेहराब पर एक मंच बनवा लिया अपने लिए। अब उस मंच पर वो लोग 5 रात बैठे रहे। अब आइवर्सन के चले जाने के बाद तेंदुए ने एक कुत्ता, 4 बकरियां और 2 गाय मारी थी। कुत्ते और बकरे को वो मैनेटर लेपर्ड उसी रात को खा गया था। अब जिस रात उसने उन कुत्ते और बकरे को मारा था, लेकिन उसने हर गाय के ऊपर में 2 रात बैठा रहा। जितनी भी उसने जो 2 गाय मारी थी उस पर हर दिन वो 2 रात बैठा रहा। अब जब पहली गाय के ऊपर जिम कॉर्बेट दूसरी रात बैठे थे तो तेंदुआ आया, लेकिन जैसे ही जिम कॉर्बेट ने राइफल और टॉर्च का बटन दबाने को हुए, अब जिस मकान पर वो बैठे थे उसके बगल पे एक मकान था और उस मकान में किसी महिला ने दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश करी और उस पर थपथपी मारी उस अपने दरवाजे की। अब उस थपथपी की आवाज़ की वजह से जो मैनेटर लेपर्ड था वो डर कर भाग गया। अब वो समझ गया था कि उसको कोई पकड़ने के लिए या उसका शिकार करने के लिए कोई बैठा हुआ है, तो उस आहट से वो
भाग गया। अब इस टाइमिंग के दौरान कोई भी इंसान का शिकार नहीं किया गया, लेकिन एक महिला और उसका एक बच्चा घायल ज़रूर हुआ था। अब तेंदुए ने ज़बरदस्त, अब ये जो घटना है, ये महिला और उसके बच्चे का जो घायल हुआ उसकी घटना सुना रहे हैं जिम कॉर्बेट कि तेंदुए ने ज़बरदस्ती उस कमरे का दरवाज़ा खोला जिसमें वो महिला और उसका बच्चा सोए थे। अब तेंदुए ने महिला को हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर घसीटने की कोशिश की थी, लेकिन जो महिला थी वो शायद मजबूत और हार्ड और बहुत गट्स वाली थी। अब उस महिला को वो घसीट कर नहीं ले जा पाया और वो महिला होश में भी थी। और जब वो फर्श पर उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर जब बाहर ले जा रहा था तो महिला ने दरवाज़ा अचानक ढक लिया। अब उस महिला के जो हाथ का था उस पर थोड़े कटे हुए निशान थे, उस मैंने डरने पड़ गए, पंजों के निशान थे उसकी वजह से उस पर घाव भी बन गए थे। लेकिन जो महिला थी उसने अपने बच्चे को तुरंत अपने सीने से लगा दिया और फटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि बच्चे के सिर में घाव था, लेकिन जिम कॉर्बेट इस कमरे में बात की, उसके बाद 2 रात बैठे रहे, लेकिन तेंदुआ वापस नहीं आया। अब मार्च का वो आखिरी दिन था जब जिम कॉर्बेट केदारनाथ यात्रा जो ट्रैवलिंग रोड थी उसके एक गांव से लौट रहे थे कि उनके एक ऐसे स्थान पर जाकर पहुंचे जहां सड़क मंदाकिनी नदी के बिल्कुल करीब किनारे से गुजरती है। अब वहां से 10-12 फुट ऊंचा एक झरना है। अब जिम कॉर्बेट ने नदी के पास इस झरने के सिर पर एक चट्टान पर कई लोगों को बैठे देखा जो एक लंबे बांस पर तिकोना जाल लगा के इस बांस को हाथों में लिए हुए थे। अब पानी की आवाज़ के कारण उनसे बात करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि पानी का जो शोर था वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए सड़क को छोड़कर जिम कॉर्बेट ने अपनी तरफ की चट्टान पर बैठ गए और आराम से स्मोकिंग करने लग गए। अब जिम कॉर्बेट उस दिन बहुत दूर से चलकर आए थे और वो लोग क्या कर रहे थे ये भी देखना चाहते थे कि भाई ये लोग बैठे क्यों हैं। अब उनमें से एक आदमी खड़ा हो गया और उसने एक्साइटमेंट होकर झरने का जो निचले सिरे पर उठ रहे एक सफ़ेद झाग की तरफ इशारा किया जिम कॉर्बेट को। अब उसके 2 साथियों ने, जिनके हाथों में वो तिकोना जाल लगा बांस था, ये जाल झरने के पास लगा दिया। अब बड़ी संख्या में वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थीं। अब ये जो लोग थे वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठे हुए थे जिनका वज़न करीब 5 पाउंड से 5 पाउंड तक रहा होगा। अब झरने को पार करने की कोशिश, जो मछलियाँ थी वो उस झरने को पास करने की कोशिश कर रही थी। अब इनमें से एक करीब 10 पाउंड वाली वज़न वाली एक मछली झरने को पार करने के लिए गई। अब जब वो वापस गिर रही थी तो जाल में जो उन्होंने वो जाल बना रखा था वो बांस का, उसमें वो आसानी से फंस गई। अब इस मछली को निकालकर वो टोकरी में रख रहे थे और जाल को दोबारा झरने के पास ले जाकर उसको लगा रहे थे। अब जिम कॉर्बेट इस खेल को बहुत देर तक देख रहे थे। अब इस दौरान उन्होंने 4 मछलियां पकड़ ली जो करीब 10-10 पाउंड की रही होंगी। अब जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग के पिछले दौरे के दौरान इन्होंने निरीक्षण बंगला, जो उनका वो इंस्पेक्शन बंगला था, इसकी चौकीदार ने बताया कि वसंत ऋतु में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में बर्फीले पानी आने से जो पहले मछली मारने का जो अच्छा मौका होता है वो इसी टाइम है। इसलिए जिम कॉर्बेट ने भी इस बार अपने साथ 14 फुट लंबी एक लंबी तोड़दार छड़ी ली और 250 गज लंबी डोरी वाली एक चक्री, जो मछली को पकड़ने के लिए जितने भी सामान होते हैं उनको ले लिया। अब दूसरी सुबह जब मैन ईटर की कोई खबर नहीं आई तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि आज मैं मछली ही पकड़ लेता हूँ। अब उस दिन उनको कोई भी मछली झरने को पार करते हुए नहीं दिख रही थी और पिछले दिन जिन लोगों को उन्होंने देखा था नदी के पार थोड़ी सी आग जलाकर हुक्का पी रहे थे वो लोग, अब जिसे वो बारी बारी से एक दूसरे को दे रहे थे। अब उन्होंने मुझे, जिम कॉर्बेट को कह रहे हैं कि उन्होंने जिम कॉर्बेट को बड़ी उत्सुकता, वो लोग जो जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट में जिम कॉर्बेट को देखा। अब झरने के जो नीचे का जो 30 या 40 गज का जो चौड़ा तालाब था जिसके दोनों ओर चट्टानें थी। अब ये तालाब, जिम कॉर्बेट कहने कि ये तालाब करीब 200 गज लंबा था, लेकिन इसके जिस छोर पर जिम कॉर्बेट खड़े थे वहाँ से ये 100 गज तक ही दिख रहे थे। अब इस खूबसूरत तालाब का पानी जो था एकदम साफ और पारदर्शी, यानी कि क्रिस्टल वाटर था।
और तालाब के जो मुहाने पर पानी से ऊपर निकली एक चट्टान थी जो 12 फुट की थी और बिल्कुल खड़ी थी, और वहीं से करीब 20 गज ऊंचाई पर रहने के बाद फिर तिरछा होकर 100 फुट ऊंचाई तक गई हुई थी ये जो चट्टान थी। अब जिम कॉर्बेट की तरफ कहीं से भी तालाब के पानी तक उतरना कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। अब इस तालाब में मछली का पीछा जो मछली को पकड़ने को जो उनका पीछा करना था मछली को पकड़ने के लिए, वो तो पॉसिबल नहीं था और ना ही उनके लिए बेनिफिट था। अब इसके ऊपरी सिरे पर जो ज़मीन थी उसमें पेड़ और झाड़ियाँ थी और निचले सिरे में फेनिल पानी बहता हुआ था जो अलकनंदा में जाकर मिलता था। अब इस तालाब में मछली पकड़ना उतना ही हार्ड था और ख़तरनाक भी था, लेकिन जब तक उन्होंने एक मछली न मार ली, पुल को पार करना उनको ठीक भी नहीं लग रहा था कि भाई जब तक एक मछली नहीं मारूंगा तब तक वो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अब जिम कॉर्बेट की तरफ तालाब में लाखों बुलबुले उठ रहे थे जिस साइड में वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आधे तालाब के बाद वो पानी कम था। अब तालाब का जो तला था वो बिल्कुल, जो उसका निचले का जो हिस्सा था वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ से ज़्यादा 6 फुट ही गहरा रहा होगा, इसलिए इस उथले हिस्से में पानी के जो नीचे का हर एक पत्थर साफ दिखाई दे रहा था। अब उथले पानी के ऊपर की तरफ 3 से 10 पाउंड तक वज़न वाली जो मछलियाँ थी वो धीरे धीरे चल रही थी। अब जिम कॉर्बेट तालाब से 12 फीट की ऊंचाई पर पीतल की 2 इंच चम्मच वाला तिमोहा कांटा लेकर खड़े थे और जिम कॉर्बेट ने देखा कि छोटी मछलियों का एक बेड़ा गहरे पानी से निकल रहा है और उस उथले पानी में पहुंच रहा है। तो उनका पीछा जो 3 बड़ी मछलियां होती वो कर रही थी उनको खाने के लिए। तो जिम कॉर्बेट ने एक झटके से छड़ी निकाली और छड़ी इतने झटके से निकाली कि छड़ी के मालिक और उनके जो दोस्त थे हार्डी ने, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस हिसाब से वो इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिम कॉर्बेट पहले भी कई बार इस तरह से मछली पकड़ने का जो ये तरीका है उसको इस्तेमाल कर उन्होंने कई बार किया हुआ था। लेकिन जिम कॉर्बेट पहले भी कांटे को तालाब में फेंका और लेकिन अब जिम कॉर्बेट ने जैसे उनको वहाँ से देखा कि वो 3 बड़ी मछलियाँ हैं, वो जैसे जा रहे थे उन्होंने कांटे को तालाब में फेंका। अब उनका जो दूरी का अनुमान था वो गलत होने की वजह से तालाब से 2 फुट ऊपर सामने चट्टान पर लग गई वो जो कांटे वाले जो चम्मच था। फिर उन्होंने चम्मच पानी से लुढ़का कर मछलियाँ थी उसकी तरफ फेंक दिया। अब चम्मच ने ना तो उन मछलियों को छुआ और ना ही वो किसी भी मछली पर वो लगा। अब ऊंची वाली जगहों से लंबी दूरी पर झटके सहना कठिन होता है उनके लिए, लेकिन उनकी इच्छा जो थी वो उनका कहना था कि भाई किसी भी हिसाब से मैं ये मछलियाँ पकड़ लूँगा। अब इस तरीके से उन्होंने इनकी कुछ दूरी पर उन्हें मछलियाँ मिल गई और उन्होंने वो जो 3 बड़ी मछलियाँ देखी थी उन्होंने उनको पकड़कर, अब इसके बाद की जो घटना होती है ये इन्होंने मछली पकड़ के, क्योंकि इस दौरान उन्हें कहीं से भी किसी भी मैन ईटर के वारदात की कोई खबर नहीं आई थी, जिस वजह से ये मछली पकड़ने में चले गए थे। अब 31 मार्च को आइवर्सन पौड़ी से लौटे और अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट और आइवर्सन नाश्ता कर रहे थे तो उन्हें खबर मिली कि रुद्रप्रयाग के उत्तर और पश्चिम में जिस स्थान पर उन लोगों ने पिंजरे में एक लेपर्ड को मारा था, वहाँ से करीब मील भर दूर एक गांव के पास पिछली रात तेंदुआ लगातार वो कर रहा था, हुंकार भर रहा था, यानी कि आवाज़ निकाल रहा था, घुर्रा रहा था। अब गांव के उत्तर में आधे मील की दूरी पर एक बड़ी पहाड़ी की धार में एक ऊबड़ खाबड़ मैदान सा था जिस पर कई चट्टानें और गुफाएं और गड्ढे भी थे। अब स्थानीय लोगों जो वहाँ के जो लोग थे उनका कहना था कि कभी उनके पूर्वज वहाँ तांबा खोदा करते थे, इसलिए ये गड्ढे बन गए हैं। अब इस पूरे क्षेत्र में घनी झाड़ियाँ भी थी और जो जंगल था जो कहीं घना और बहुत ज़्यादा छितरा हुआ था। अब इस जंगल के नीचे आधे मील तक तो खेत थे और फिर उसके बाद था एक गांव। अब जिम कॉर्बेट को बहुत पहले ही डाउट हो गया था कि मैन ईटर जब भी रुद्रप्रयाग के आसपास होता है तो इस मैदान का छिपने के लिए वो इस्तेमाल करता है।
अब जिम कोविड तब मैदान के ऊपर प्रोटेक्टिवली स्थान पर इस आशा से चढ़ते जाते हैं कि तेंदुआ धूप सेकने का शौकीन होता है। अब ऐसे समय पर उस पर गोली दागना एक नॉर्मल तरीका है। अब उनके लिए केवल थोड़ा सा पेशेंस और सही निशानी की ज़रूरत होती है, ऐसा उनका कहना था। अब जिस दिन का उन्होंने भोजन जल्दी से निपटा लिया और आए बटसन, और जिम कॉर्बेट अपनी 275 राइफल लेकर 275 वाली राइफल को लेकर आयबर्सन के एक कर्मचारी को साथ लेकर चल गए। अब ये कर्मचारी एक छोटा सा रस्सा लिए चल रहा था। अब गांव में इन्होंने एक बकरा खरीदा। अब तक जो भी बकरे जिम कॉर्बेट ने खरीदे थे सभी को तेंदुआ, वो मैन ईटर लेपर्ड था, वो मार चुका था। तो इससे आगे की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में कवर करेंगे। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो और आपने ये स्टोरी पसंद आई हो तो आपने मेरी पिछली स्टोरियाँ भी देखें तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।